नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 पे। मैं हूं अमृता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेट एग्जामिनेशंस के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पर आप जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं और पूरी उम्मीद है कि इन्हें आप अपने अपकमिंग एग्जाम्स में देखें, स्पेशली आपके यूपी टेट और सुपर टेट में। तो चलिए देखते हैं कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इजी है और फैमिलियर है आप सभी के लिए। देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, शिक्षा अधिनियम कब बना? तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है 1972। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? तो वो था 25 जुलाई 1972 को। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष बाद पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाता है? तो 5 वर्ष के बाद पाठ्यक्रम यानी कि जो आपका करिकुलम है उसमें परिवर्तन किया जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम यानी कि बेसिक शिक्षा प्रस्ताव कब रखा था? वो रखा था 1937 में। तो गाइस, गांधी जी की जो इम्पोर्टेंट बुनियादी जो तालीम थी उसमें उन्होंने कहा था कि बच्चे को सबसे पहले वही एक एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने बताया कि बच्चे को शिक्षा हमेशा उसकी मातृभाषा में देनी चाहिए, शुरुआती और बुनियादी शिक्षा जो उसको 1 to 5 में दी जाती है। सेकेंड थिंग उन्होंने कहा कि बच्चे को जब भी स्कूल में बच्चा एडमिशन लेता है तो उसे एकेडमिक के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाए जिसके द्वारा वो अपने अपकमिंग लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को फेस कर सकेगा और सेल्फ डिपेंडेंट बन सकेगा, क्योंकि उसे वहाँ पे थोड़ी सी जो नॉलेज है वो व्यापार की भी और यानी कि उसे कुछ ऐसा चीज़ सिखाया जाए जिसको लेकर के वो आगे लाइफ में खुद को सेटल कर सके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना क्या है? तो गाइज, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना सबसे कम रिसोर्सेज में बच्चे को शिक्षा प्रोवाइड करना, बुनियादी शिक्षा प्रोवाइड करना, वही एसोसिएटेड है आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड। जैसे प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों की शिक्षा में एकरूपता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार, तथा विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सूचनाएं सुलभ कराने की योजना है। तो उपरोक्त योजना कब शुरू की गई थी? तो ये थी 1987 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, पोषाहार वितरण योजना कब शुरू की गई थी? तो ये थी 15 अगस्त 1995 को। गाइस, पोषाहार वितरण योजना थी, इसके अंतर्गत कहा गया था कि बच्चे जब बच्चों का इंटरवल होगा उस टाइम बच्चों को घर जाने की आवश्यकता नहीं है, उनको स्कूल में ही मिड डे मील के रूप में दिया जाएगा पोषाहार, और जिसके थ्रू बच्चे, कई सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने स्कूल नहीं छोड़ा और स्कूल की तरफ अग्रसर हुए। तो काफ़ी अच्छा कदम था सरकार की तरफ से। अगला प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि DPEP कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 1993 को, और 1994 तक ये चीज़ें ज़्यादा एरिया तक फैल चुकी थी। अगला है, सर्व शिक्षा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये था 2000 से लेके 2001 के बीच में। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये कहा गया था कि कोई भी बच्चा 1 से 5 तक फ्री एजुकेशन उन्हें दी जाए और कोई भी एनरोलमेंट के चार्जेस नहीं लगेंगे, और बच्चे को उनके घर के 1-1.5 किलोमीटर के बीच में उन्हें स्कूल प्रोवाइड किया जाए। मोस्टली ये कोशिश की गई थी कि 5 या 6 किलोमीटर के अंदर अंदर जितने भी एरियाज आते हैं वहाँ तक 1-2 स्कूल आराम से खुल जाएं ताकि बच्चों को दूर ना जाना पड़े। अगला प्रश्न है कि उपरोक्त योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। तो ये था क्वेश्चन नंबर। सर्व शिक्षा अभियान जब शुरू किया गया था तो जो संविधान का 21 और क जो हिस्सा था उसमें मेंशन किया गया था कि बच्चों की जो बुनियादी शिक्षा है वो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे, उनको जब स्कूल में एडमिशन दिया जाए तो प्रारंभिक शिक्षा यानी कि 1 से 5 तक की कोई भी फ़ी नहीं ली जाएगी, और बच्चे को वहाँ पे जो तालीम दी जाएगी वो अपनी मातृभाषा में ही दी जाएगी। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है, प्राथमिक शिक्षा के संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत कार्यरत संस्थाओं के संक्षिप्त और विस्तृत नाम यहाँ पर प्रस्तुत हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं।
तो यहाँ पे हम फुल फॉर्म की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएं हैं जैसे कि एनसीईआरटी, तो सभी को पता होगा, इसलिए यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी के मन में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये होता है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है एनयूईपीए, यानी कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है थर्ड, यानी कि एनसीटीई, इससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर भी होंगे, ये वो काउंसिल है जो टीचर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये आपके एग्जाम्स में आ भी चुका है जनरली। ये क्वेश्चन इस तरीके के आपके बीएड के जो सेमेस्टर थे लास्ट सेमेस्टर, उसमें आपने देखे होंगे। तो इसका हिंदी में अर्थ है राष्ट्रीय शिक्षक परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषद। ये एनसीईआरटी की अब अधीन जो संस्थाएं आने वाली हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो एनसीईआरटी के जो अधीन आती है संस्थाएं, उनमें सबसे पहले है केवीएस, यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन। नेक्स्ट है सीबीएसई, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। नेक्स्ट है सी, यानी कि एनवीएस, यानी कि नवोदय विद्यालय संगठन। नेक्स्ट है सीटीएसए, यानी कि सेंट्रल तिब्बतियन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि केंद्रीय तिब्बत विद्यालय प्रशासन। अगला है एनसीईआरटी की अन्य सहयोगी संस्थाएं, तो एनआईई, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान। अगला है आरआईई, यानी कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यानी कि क्षेत्रीय शैक्षिक संस्थान। नेक्स्ट है आपका राज्य स्तर पर जो संस्थाएं हैं वो है एससीईआरटी, यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अगला है सीमैट, यानी कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, यानी कि राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट है जनपद स्तर, यानी कि डाइट। डाइट आप सबको पता होगा, जहाँ पे आपने अपना यूपी टेट का सर्टिफिकेट लिया होगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट है बीआरसी, यानी कि ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, यानी कि ब्लॉक संस्थान, ब्लॉक संसाधन केंद्र। अगला है एनपीआरसी, यानी कि न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर, यानी कि न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। अगला है वीईसी, यानी कि विलेज एजुकेशन कमेटी, यानी कि ग्राम शिक्षा समिति। नेक्स्ट है एसएमसी, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। अगला है विद्यालय, इसी का हिंदी मतलब है विद्यालय प्रबंधन समिति। अगला है मदर टीचर एसोसिएशन, यानी कि एमटीए, यानी कि मातृ शिक्षण संघ। नेक्स्ट है पीटीए, यानी कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सभी आपके सीडीपी से हैं, यानी कि खेल खेल के लिए है, यह कथन किसका था? तो यह है वैलेंटाइन का। अगला प्रश्न है बच्चों की पढ़ाई आरंभ करने की जो आदर्श आयु है वो क्या होनी चाहिए? तो वो है 6 वर्ष। और यही आपकी बुनियादी शिक्षा की शुरुआत के लिए भी था कि जो बुनियादी शिक्षा है बच्चों की वो होनी चाहिए 6 से 14 वर्ष के बीच में, और इस एज में बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए। अगला प्रश्न है 13, 3 से 5 वर्ष की आयु के बालकों को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? तो 3 से 5 वर्ष तक के आयु के बच्चों को अनौपचारिक, यानी कि घर पे रह के ही शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए। गाइज, अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा क्या होती है, यानी फॉर्मल और नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, ये आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में। अगला प्रश्न है खेल रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्रियाओं का योग है, ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो ये कहा था नन ने। अगला प्रश्न है 15, किस विधि द्वारा बच्चों को आसानी से समझाकर पढ़ाया जा सकता है? तो वो है आगमन विधि द्वारा। अगला है विद्यालय में खेलते हुए बच्चों में क्या पाया जाता है? तो वो है सक्रियता। अगला प्रश्न है खेलों का सर्वश्रेष्ठ योगदान किस अनुसंधान या अनुशासन में सहयोग देता है? तो वो है आत्म अनुशासन, क्योंकि जब आप खेल खेलते हैं तो वहाँ पे एक सोशल कोलैबोरेशन आपको बच्चों के बीच में देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ बच्चा रूल फॉलो करता है, तो अगर गेम्स के रूल फॉलो करता है तो उसने आत्म अनुशासन सीख लिया। अगला प्रश्न है क्रीड़ा संकुलन के निर्माण की परिकल्पना कब प्रस्तुत की गई थी? तो नई शिक्षा नीति 1986 के तहत।
अगला प्रश्न है, शिशु के मस्तिष्क की को कोरी स्लेट किसने माना था? तो रूसो ने। रूसो ने कहा था कि एक बच्चा का जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, वो कोरी स्लेट के समान होता है और आप जैसा उसके आसपास का माहौल बनाते हैं, बच्चा अपने दिमाग के अंदर वही चीज़ लिखता चला जाता है और आगे चल के बच्चे के दिमाग में वो चीज़ हमेशा के लिए रह जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, कितने प्रतिशत बच्चे तीव्र बुद्धि के होते हैं? तो 16%, यानी कि आप अपने आसपास या किसी कॉलेज या स्कूल में देखते हैं तो कितने बच्चे तीव्र बुद्धि के पाए जाते हैं? तो 16%। अगला प्रश्न है 21, कौन सी अवस्था गोल्डन एज के नाम से जानी जाती है? तो वो है किशोरावस्था। गोल्डन एज के नाम से क्यों जानी जाती है गाइस? क्योंकि इस एज में ही बच्चा हर तरीके से एक्टिव होता है, प्लेज में भी, फिजिकली भी एक्टिव होता है और एकेडमिक्स में भी बहुत ज़्यादा बेटर होता है, तो इसलिए गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, वैज्ञानिक दृष्टि से बालकों की मनोविज्ञान का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो बाल मनोविज्ञान में। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? तो 6 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य बालक का कौन सा विकास करना है? तो वो है चहुमुखी विकास। चहुमुखी विकास में क्या आता है ये भी आपको जान लेना चाहिए। चहुमुखी मीन्स होता है फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। तो इन चारों चीज़ों का जो डेवलपमेंट होता है वो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस अवस्था में बालक अनुकरण द्वारा विशेष रूप से सीखता है? तो वह है शैशवावस्था। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे अक्सर बच्चों को बड़ों को कॉपी करते हैं। अगर कोई बच्चे का बड़ा भाई है तो अगर वो झुककर मेरे माता पिता का चरण स्पर्श करता है तो बच्चा भी वही देखता है और वही अनुकरण करता है। बच्चे को आपने देखा होगा कई बार अपने पेरेंट्स के शू में अपने पैर डालते हुए, पापा की तरह टाई बांधते हुए, तो ये सारी चीज़ें अनुकरण की जो एज होती है वो शैशवावस्था ही होती है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में बच्चों को पढ़ाने की विधि किस पर आधारित होनी चाहिए? तो खेल पर, प्लेवे मेथड। अगला है, विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है? तो वो है शैशवावस्था। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना जाता है, तो यह कथन किसका है? तो है वैलेंटाइन का। अगला प्रश्न है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति अधिक किसमें पाई जाती है? तो वह है शिशु में। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने बताया है? तो रॉस ने। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके सुपर टेट में भी देखने को मिल सकता है। तो गाइज यहाँ खत्म होती है हमारी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का सेशन। और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो इनअप्रोप्रिएट लगती है तो आप प्लीज़ मर्यादापूर्वक कमेंट्स को प्लेस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक बटन प्रेस कीजिए। और अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है, वीडियोस और कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, जिसके द्वारा आप अपने यूट्यूब चैनल पे हमारे लेटेस्ट अपडेशन को देख सकते हैं। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।